हे गाइस, आज हम सभी टू चेंज ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पे चर्चा करेंगे। इसकी ढेर सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर कोई वीडियो प्रोवाइड करें। तो आज मैं वो इंतज़ार ख़त्म हुआ जिसकी आप लोगों ने मांग किया था, आज मैं वो पूरा करने जा रहा हूँ। तो आप सभी कॉपी कलम लेकर के आए हों, तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ गए हों, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि यह वीडियो आप तक ज़रूर प्रोवाइड हो सके। मेरे प्यारे छात्रों, मैं हर दिन आप सबके लिए नए नए वीडियो, ढेर सारे वोकैब आप सब तक पहुंचाने का कोशिश करते रहता हूं कि ताकि आप लोगों तक मेरा वीडियो अच्छी तरह से अच्छे फ्रीक्वेंसी में आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए, इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है। अगर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ने से सबसे पहले मुझे जानना है कि सब्जेक्ट याद रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहले किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ध्यान समझिएगा कि एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहले आपको नाउन की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? नाउन की ज़रूरत होती है। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले इस दुनिया में याद रखना है कि कोई भी चीज़ है तो वो है नाउन है। क्या है? नाउन है। तो किसी भी चीज़ को याद रखना है कि एक सेंटेंस बनाने के लिए नाउन की ज़रूरत होती है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाने के लिए एक नाउन की ज़रूरत होती है। तो याद रखना है कि वह सब्जेक्ट नाउन होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होने के लिए क्या जरूरी होता है? नाउन। तो जैसे हमने लिखा बॉय, अब याद रखना कि बॉय आपका नाउन है। तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ एकलौता होता है। किसी भी चीज़ का जन्म हुआ है तो ऐलान हुआ है, अकेला हुआ मेरे प्यारे छात्रों। और जो अकेला होता है ना, उसी के लिए तो आर्टिकल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? आर्टिकल। तो ध्यान समझना कि इस नाउन से पहले या तो तुम आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हो या तो तुम द का प्रयोग कर सकते हो, या तो आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं आप, या तो फिर द का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ अगर आया है तो अकेला आया है और उस अकेले के लिए ही बनाया गया है नाउन। अगर नाउन सिंगुलर है मेरे प्यारे छात्रों तो आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग किया जाएगा। अगर नाउन प्लूरल है तो दैट्स नो टेक्स एनी आर्टिकल, है ना, ऑफ प्लूरल नाउन। याद रखना है कि प्लूरल नाउन जो होता है ना, वो कोई आर्टिकल नहीं लेता है। तो हमने क्या लिखा कि द बुक इज, द बॉय इज गुड, द पेन इज गुड, या अ बॉय इज गुड, अ पेन इज गुड। तो याद रखना कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया गया इज, और इसके बाद गुड का प्रयोग किया गया। तो आई होप दैट हमने कहा कि पहला सबसे पहले क्या, किसकी जरूरत होती है? एक सब्जेक्ट होने के लिए नाउन की जरूरत होती है। अगर नाउन है, जिस चीज़ की इमेजिन बनता है, जिस चीज़ का इमेजिनेशन होता है, जिस चीज़ का कल्पना करता है, जिस चीज़ का तस्वीर बन जाता है, इमेज बन जाता है, वही सब्जेक्ट, वही चीज़ सब्जेक्ट होता है, वही चीज़ नाउन होता है माय डियर स्टूडेंट। अगर नाउन न हो तो, अगर नाउन न हो तो उसके लिए याद रखना है कि प्रोनाउन होता है। दूसरा क्या होता है? प्रोनाउन। अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन की ज़रूरत होती है। सेकंड किसकी ज़रूरत होती है? प्रोनाउन की। जिस चीज़ की इमेज न बने वही क्या होता है? प्रोनाउन होता है। जैसे मैंने कहा कि दरवाजे पर कोई है, अब कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है लेकिन आपकी इमेज नहीं बन पा रही है, तो याद रखना है कि जो नहीं, जिसकी इमेज नहीं बन पाती है वही तो प्रोनाउन होता है। ये तो अलग की बात है कि प्रोनाउन इज यूज इंस्टीट्यूट ऑफ नाउन, ऐसा कोई वर्ड नहीं है भाई। जो नाउन नहीं है उस नाउन के बदले में ही तो प्रोनाउन आता है। लेकिन ध्यान समझना कि जिसका इमेज नहीं बनता है ना, वही नाउन होता है, सॉरी वही प्रोनाउन होता है मेरे प्यारे छात्रों। क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो याद रखना है कि यहाँ पर दूसरा चीज, सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? पहला तो नाउन चाहिए, अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन चाहिए, अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन चाहिए। अब तीसरे पॉइंट पे याद रखना है, तीसरा आपको क्या चाहिए? इक्विवेलेंट अ नाउन। इक्विवेलेंट अ नाउन। अगर नाउन नहीं है तो याद रखना है कि नाउन के जैसा काम करने वाला चाहिए। क्या चाहिए? वो नाउन ना हो परंतु नाउन के जैसा कार्य करने वाले को ही क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट अ नाउन। तो याद रखना है, जैसे
इक्विवेलेंट अ नाउन। अब इक्विवेलेंट अ नाउन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा वॉकिंग इज अ गुड, वॉकिंग इज अ गुड। अब यहाँ ध्यान रखिए कि ये वॉकिंग जो है अब नाउन है, ध्यान समझिए। अब इसको बताने से पहले हम सब थोड़ा सा वर्ब पे बात करेंगे। क्या करेंगे? वर्ब पे। तो वर्ब क्या है कि वर्ब जो होता है जिससे होना या करना पाया जाता है, यानी अ वर्ब इज डूइंग एक्शन, यानी कार्य करना ही, एक्शन ही वर्ब होता है, एक्शन को ही वर्ब कहा जाता है। तो याद रखना कि एक्शन क्या है? वर्ब है। अगर एक्शन हो रहा है तो वर्ब की जरूरत, एक्शन को ही वर्ब कहा जाता है। अब ध्यान समझना कि एक्शन को ही वर्ब बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि हमने कहा वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड। अब थोड़ी सी ध्यान पे यहाँ पर रखना जरूर, जरा सा अपने माइंड पे जोर देना मेरे प्यारे छात्रों कि यहाँ पर वॉकिंग आपका वर्ब है, लेकिन यह वर्ब जो है नाउन की तरह काम कर रहा है। और नाउन क्या है? जेरेंड का तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? जेरेंड की तरह। तो याद रखना है कि जेरेंड ही नाउन की तरह काम कर रहा है। ये रियल में नाउन है नहीं, यह वर्ब से बना हुआ नाउन है। तो इसीलिए वॉकिंग इज गुड, यानी टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, टहलना अच्छा होता है। तो अब हम आपको अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि एक सब्जेक्ट होने के लिए, एक ऑब्जेक्ट होने के लिए पहला चीज तो नाउन की जरूरत होगी, दूसरा चीज प्रोनाउन की जरूरत होगी। अगर नाउन प्रोनाउन नहीं है तो इक्विवेलेंट अ नाउन की जरूरत होगी, यानी कि वह जो नाउन की तरह कार्य करे। तो आई होप दैट आपको ये दोनों बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो हमने कहा कि ये जो इक्विवेलेंट अ नाउन है ना, ये दो तरह के, ध्यान समझना, इक्विवेलेंट अ नाउन। अब इक्विवेलेंट अ नाउन जो हमने कहा कि दूसरा क्या चाहिए? इक्विवेलेंट अ नाउन। अच्छी तरह समझ लीजिए मेरे प्यारे छात्रों, ऐसी वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं कि ताकि आपका समस्या न रह जाए, आपको ये न कहें कि अशोक सर हमको समझ में नहीं आया। आप इंग्लिश ग्रामर भी तो अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप समझने का। हमने कहा कि सबसे पहले, यानी कि एक सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? जेरेंड चाहिए। और जेरेंड, किसी भी जेरेंड का निर्माण वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देने से जेरेंड का निर्माण होता है। फॉर एग्जांपल में हमने अभी आपको दिया कि वॉकिंग इज गुड, याद रखना क्या दिया मैंने? वॉकिंग इज गुड। तो आई होप दैट यहाँ पर देखिए वॉकिंग एज अ जेरेंड की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? जेरेंड की तरह कर रहा है। यही जेरेंड जो है यहाँ पर नाउन की तरह ट्रीट कर रहा है। रियल में नाउन है नहीं, लेकिन यह नाउन के जैसा कार्य कर रहा है। दूसरा किसकी जरूरत होती है? दूसरा आप ध्यान रखना है कि इन्फिनिटिव की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? इन्फिनिटिव की जरूरत होती है। दूसरा किसकी जरूरत होती है? इन्फिनिटिव की जरूरत होती है। तो इन्फिनिटिव का निर्माण भी आप समझिए कि 2 + V1, यानी किसी भी वर्ब से पहले 2 का प्रयोग कर देंगे तो वह इन्फिनिटिव का निर्माण कर देगा। और वह ध्यान रखना है कि जैसे हमने लिखा टू वॉक इज गुड, टू वॉक इज गुड। तो आई होप दैट यहाँ पर देखिए टू वॉक किसका काम कर रहा है? इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। और यह इन्फिनिटिव इस समय सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। तो ध्यान रखना, एक और बात समझ लेना कि मेरे प्यारे छात्रों, सब्जेक्ट वही होता है जो वर्ब लेता है, जो अपने साथ ना वर्ब लेता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये किस तरह की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये यानी कि नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, तो नाउन की तरह कार्य करने वाले को ही क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहा जाता है। मतलब कि इक्विवेलेंट और नाउन को ही सब्जेक्ट कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल इसी को कहा जाता है। अब यहाँ पर और समझने का प्रयास करते हैं हम। हमने कहा मेरे प्यारे छात्रों कि सब्जेक्ट होने के लिए ना सबसे पहले आपको किसी टीचर ने पढ़ा दिया होगा कि सब्जेक्ट इज अ ड्रायर वर्ड, वो टीचर ने पढ़ाया होगा। लेकिन याद रखना कि सब्जेक्ट काम वही करता है जो जीवित होता है, जो जीवित नहीं होता है वह सब्जेक्ट काम नहीं कर सकता है, तो वह भी सब्जेक्ट होता है मेरे प्यारे छात्रों। तो याद रखना है कि किसी भी सब्जेक्ट को होने के लिए सबसे पहली चीज की 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला लिविंग, किसकी जरूरत होती है? लिविंग की। दूसरा, हमें ध्यान समझिए, दूसरा किसकी जरूरत होती है? नॉन लिविंग की, यानी कि जिसमें जान हो, जो आप जिंदा तो हो, आप चैतन्य हो, लेकिन आप के द्वारा काम अगर किया जा रहा है, आप अगर काम कर रहे हो, आप जीवित हो, तो उसे कहते हैं लिविंग। यानी कि मैं उसे पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हूं? मैं जीवित हूं, मैं सब्जेक्ट हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है? लिविंग है। तो याद रखना है कि पहला किसकी जरूरत होती है? लिविंग की। दूसरा किसकी जरूरत होती है? नॉन लिविंग की। अब लिविंग के लिए ध्यान रखिए, इसी लिविंग को ड्रायर कहा जाता है। भाई जो जीवित होता है वही तो काम करता है,
तो काम करने वाले को ही क्या कहा जाता है, ड्वायर कहा जाता है। अब याद रखना कि और जो एक होता है नॉन ड्वायर, क्या होता है, नॉन ड्वायर, जो कार्य नहीं करता उसे क्या कहते हैं, नॉन ड्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन ड्वायर। तो आई होप दैट यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। हमने आप बचपन से एक चीज पढ़े होंगे कि राम आम खाता है। क्या पढ़े हैं, राम आम खाता है। तो याद रखना कि यहाँ पर देखिए जो लिविंग है वो 10% है, जो ड्वायर है वो 90% है। और याद रखना कि यहाँ पर जो नॉन लिविंग है वो 10% है और जो नॉन ड्वायर है वो 90% है। तो मेरे प्यारे छात्रों यहाँ पर याद रखना है कि जिसमें लिविंग होता है, जो सब्जेक्ट लिविंग होता है, जो ड्वायर होता है, उसी को हम ना टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। आप उसे क्या बोलेंगे, टेंस बोलेंगे। और टेंस में ध्यान समझना है कि टेंस में ना वर्ब होता है, और ये वर्ब क्या होता है, V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है। यही टेंस ना वर्ब का निर्माण करता है। तो हमने कहा कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ड्वायर होता है, लिविंग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो अब ध्यान रखिए कि आपने कहा कि राम आम खाता है, ये चीजें आपने पढ़ा होगा। राम बचपन से आम खा रहा है, यहाँ पर राम आम खाता है। अब ध्यान समझना, आम खाता है तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर राम ना सब्जेक्ट है। तो राम लिविंग हुआ कि नहीं हुआ, ड्वायर हुआ कि नहीं हुआ, तो जो ड्वायर हुआ वही तो टेंस हुआ। तो याद रखना कि जितने भी, अब आप इसको ट्रांसलेट कैसे करोगे, राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो। अब याद रखना यहाँ पर जरा सा नोटिस करना कि राम यहाँ पर लिविंग हो गया तो इसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। अब ध्यान समझिए कि यहीं से अगर हम राम को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा कि आम खाता है। तो अब आप इस तरह का टेंस बनाओगे तो गलत हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों यहाँ पर आम क्या है, नॉन ड्वायर है। क्या है, नॉन ड्वायर है। तो जब नॉन ड्वायर है तो उस नॉन ड्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं। और वॉइस को ही क्या कहा जाता है, वॉइस को, वॉइस और वॉइस का एकमात्र पहचान होता है मेरे प्यारे छात्रों V3, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म अगर जहां पर आ जाए तो वह सेंटेंस आपका वॉइस कहलाता है। वह सेंटेंस क्या कहलाता है, वॉइस कहलाता है। अब बताइएगा यहाँ पर आम खाता है तो आप क्या बनाओगे, अ मैंगो इज ईटेन, अ मैंगो इज ईटेन। अब मेरे प्यारे छात्रों जरा सा नोटिस करना, अ मैंगो जो है नॉन ड्वायर है, नॉन लिविंग है। तो जहां पर नॉन ड्वायर है, नॉन लिविंग है, उसी को तो वॉइस कहते हैं, उसी को पैसिव वॉइस कहा जाता है। और पैसिव वॉइस का मात्र एक पहचान होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेरे प्यारे छात्रों डोंट ट्राई टू चेक बाई माय डियर स्टूडेंट, आप बाई का प्रयोग करना नहीं सीखोगे। बाई नहीं, आप ये नहीं कहोगे सर यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं किया गया है तो ये कैसे वैसे पैसिव वॉइस होगा। मेरे प्यारे छात्रों हमने कहा, जैसे आपने कहा कि कलम टूट गई तो कलम कार्य कर सकता है, कलम काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। मैंने कहा कि किताब पढ़ाया जाता है, किताब पढ़ाया जाता है ना, किताब कार्य तो कर नहीं रहा है। तो हमने कहा कि जो कार्य करता है वही तो टेंस का निर्माण करता है, उसी को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को एक्टिव वॉइस बोलेंगे। और जो ध्यान समझना, जो कार्य नहीं करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में क्या अंतर है। तो सब्जेक्ट ध्यान समझना है कि पैसिव वॉइस होने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना कि जितने भी इस दुनिया में नॉन ड्वायर है, नॉन लिविंग है, वह सेंटेंस हमेशा आप पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना। और जिस सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में, जिस सेंटेंस में याद रखना है कि अगर वह वाक्य का सब्जेक्ट लिविंग है, ड्वायर है, तो वह सेंटेंस मात्र एक ही टेंस में बनाया जाएगा माय डियर स्टूडेंट। वह सेंटेंस हमेशा टेंस का निर्माण करता है और उसे आप एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे। किसमें करेंगे, एक्टिव वॉइस में। तो इसीलिए याद रखना है कि वर्ब दो तरह का होता है, सब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। तो आई होप दैट आप अच्छी तरह से यह समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे की बात करूंगा, आप इसको समझने का प्रयास करते रहिए और मैं आगे की बात करने का प्रयास कर रहा हूं मेरे प्यारे छात्रों। आई होप दैट आप ध्यान समझना कि एक पैसिव वॉइस होने के लिए क्या क्या जरूरत होती है। सबसे पहले ध्यान समझिएगा, किसी भी सेंटेंस को, अब समझना,
कि एक्टिव वॉइस में हमेशा याद रखना है कि हमेशा सब्जेक्ट लिविंग होगा और पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट नॉन ड्रायर होगा। क्या होगा? नॉन ड्रायर होगा। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल समझिए, हमने कहा कि तुम्हें पीटा जा रहा है। याद रखना, तुम्हें पीटा जा रहा है, तुम्हें पीटा जाता है। अब यहाँ पर याद रखना कि आप खड़े थे और कोई आपको पीट कर चला गया, तो आप बताइए यहाँ पर आप एक्टिव, आप क्या हैं? आप यहाँ पर जरूर, जाहिर सी बात है, आप यहाँ पर एक्टिव वॉइस होगा। क्या होगा? आप यहाँ पर कहेंगे कि सर इसमें तो क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस है। बिल्कुल, आप इसको, आप लिविंग की बात कर रहे होंगे, बिल्कुल। लेकिन ये बताओ कि जब आप खड़े हो और कोई आपको आकर पीट कर चला गया, तो आप कार्य कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आपके लिए कार्य हो रहा है लेकिन आप कार्य नहीं कर रहे हैं। तो याद रखना कि आप यहाँ पर क्या हुए? पैसिव वॉइस हो गए। क्या हो गए? पैसिव वॉइस, यानी कि यू आर बीटेन, यू आर बीटेन। तो इस तरह से आपको एक्टिव से पैसिव में डाइवर्ट करना है। आई होप दैट आप इस बातों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मेरे प्यारे छात्रों, किसी भी सेंटेंस को, किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में डाइवर्ट करने के लिए सबसे पहले याद रखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब प्लस, यहाँ पर ध्यान रखिए, वर्ब V1 भी हो सकता है, V2 भी हो सकता है, V3 भी हो सकता है, V4 भी हो सकता है और V5 भी हो सकता है। तो याद रखना, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट अगर कहीं दिख जाए तो उसे आप क्या कहना? एक्टिव वॉइस कहना। यानी कि एक्टिव वॉइस कहना, ए भी कहना। क्या कहना? ए भी कहना मेरे प्यारे छात्रों। अगर इस प्रकार का सेंटेंस कॉन्सेप्ट कहीं दिखता है, इस प्रकार कहीं इंस्ट्रक्शन दिखता है, इस प्रकार कहीं क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, तो आप उसे क्या कहोगे? एक्टिव वॉइस में। मैंने पहले ही बताया कि एक्टिव वॉइस में ना V1 भी हो सकता है, V2 भी हो सकता है, V3 भी हो सकता है एंड V4 भी हो सकता है, V5 भी हो सकता है। अब ध्यान से सुनना, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले देयर आर ओनली 5 रूल्स यू कैन नोट डाउन। आप इसको नोट कर सकते हैं। पहला कि सब्जेक्ट टेक्स, ध्यान समझना, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा ना वो ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ सब्जेक्ट आई है, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों? मी। तो हमने कहा सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी मान लो यहाँ पर हिम है, क्या है? हिम है। तो लेकिन यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। तो क्या कहा मैंने कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। अब याद रखना कि एप्रोप्रिएट, दूसरा रूल क्या याद रखना? एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड। एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, यानी कि उचित सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद याद रखना कि एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ नंबर, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज्ड इनटू V3, यानी वर्ब कुछ भी हो, सेंटेंस किसी भी टेंस में हो, लेकिन वह हमेशा क्या लेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा। क्या लेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज्ड इनटू V3। याद रखना, आफ्टर V3 बाई इज यूज्ड, आफ्टर V3 बाई इज यूज्ड, यानी V3 के बाद किसका प्रयोग करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। तो याद रखना कि यहाँ पर हमने कहा कि इस प्रकार का कॉन्सेप्ट कहीं दिख जाता है तो आप उसे क्या कहोगे? पीवी कहोगे, मतलब पैसिव वॉइस कहोगे। यानी आप याद रखना कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा। तो आई होप दैट आप ये 6 रूल हमेशा नोट कर लीजिएगा। हमने क्या कहा? सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तीसरा, एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, any form of the verb should be changed into V3 and ध्यान समझना, after V3 by is used, after V3 by is used, यानी कि V3 के बाद by का प्रयोग करते हैं। और अंतिम क्या है कि पर्सनल प्रोनाउन इज आल्सो चेंज्ड according to the sentence, पर्सनल प्रोनाउन इज आल्सो चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन का भी परिवर्तन होता रहता है। तो आई होप दैट यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हमने लिखा कि ही टीचेस
मी वह मुझे पढ़ाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर टीच के बाद यहाँ पर क्या है, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। तो आई एम, अब यहाँ पर उचित सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। इसके बाद याद रखना कि टीच का थर्ड फॉर्म टाट हो जाता है, क्या हो जाता है, टाट। इसके बाद आप कह रहा है कि V3 के बाद बाई का प्रयोग करेंगे, तो बाई का प्रयोग किए। और यहाँ पर देखिए यहाँ ही है, तो बाई के बाद यहाँ पर जब रखेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो यह ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करेंगे। तो यानी कि आपको याद रखना होगा कि आई होप दैट इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको माइंड में फिट कर लेना है। ऑलवेज दिस कॉन्सेप्ट यू शुड बी फॉलो। आप हमेशा इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए और आप इसी के अनुसार एक नहीं हजारों सेंटेंस बनाने का प्रयास करिएगा। तो आज मैंने आप सबको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं इसको आज मैंने अच्छी तरह से समझा दिया। अब बात करते हैं हम, मेरे प्यारे छात्रों, हमने कहा कि अब सबसे पहला पॉइंट पे ध्यान समझना कि हम आज बात करने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, इस पे हमें ध्यान देने से पहले कुछ पॉइंट को ध्यान देना होगा। अभी हम बात करेंगे। अगर आपको ठीक तरह से समझने का प्रयास करिए, अगर आपको एक तो मैंने कहा ड्वायर होता है, ध्यान समझना, एक हमने कहा रिसीविंग और एक होता है नॉन ड्वायर। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। हमने लिखा आई, मैं, वी, हम या हम सब, यू, तुम या आप, दे मीन्स वे या वे सब, ही मीन्स वह, शी मीन्स वह स्त्री के लिए, इट मीन्स यह, और नेम का नेम होता है। अब याद रखना है यहाँ पर कि रिसीविंग में क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। मी माने मुझे, मी मीन्स मुझे। यहाँ पर ड्वायर नॉन ड्वायर भी क्या हो जाएगा, मुझे हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और रखना, वी का रिसीविंग अस मीन्स हमें, यू तुम्हें, देम मीन्स उन्हें, हिम मीन्स उसे, हर उसे फीमेल के लिए, इट मीन्स इसे। नेम का नेम ही होता है मेरे प्यारे छात्रों, नेम का नेम ही होता है। हिम उसे, हर उसे, इट इसे। अब याद रखना कि जहां पर आपको इस तरह का दिखेगा हिंदी सेंटेंस में, किसी भी हिंदी वाक्य को कैसे पहचाने कि हिंदी वाक्य को कि यह एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पर देखिए, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, याद रखना, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। अब मेरे प्यारे छात्रों, और एक लिखा हो कि तुम्हें पढ़ाता हूं, नोटिस करना जरा सा कि दो वाक्य लिखा है। अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, यहां पर देखिए कि मैं जो है ड्वायर है ना, यहां पर देखिए मैं जो है ड्वायर है। तो यह सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में? ध्यान समझना कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, अगर ये सारे शब्द कहीं पर दिख जाएं किसी भी सेंटेंस में, तो याद रखना कि वह सेंटेंस हमेशा एक्टिव वॉइस में होता है। वह सेंटेंस हमेशा एक्टिव वॉइस में होता है और उसे केवल और केवल एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे। कहां करेंगे? एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेट, मतलब टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। और इस प्रकार का कहीं पर अगर शब्द दिख जाए
तो उसे आप याद रखना कि हमेशा पैसिव वॉइस बनाया जाता है, हमेशा उसे पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं। किस में ट्रांसलेट करते हैं? पैसिव वॉइस में। अब आज से, अभी से ठान लो कि ये समस्याएं आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, आई टीच यू, आई टीच यू। यह देखिए सेंटेंस किस में बना? एक्टिव वॉइस में बना, यह टेंस में बनाया गया। और तुम्हें पढ़ाता हूं, यहां पर ध्यान रखिए कि यहां पर तुम्हें आया है, यहां पर तुम्हें है। तो ये जब इस प्रकार का वर्ड दिख जाए तो हमने क्या कहा? उसे पैसिव वॉइस कहना। क्या कहना? पैसिव वॉइस। जहां पर ये सभी शब्द आ जाएं, जिस सेंटेंस में, जिस हिंदी वाक्य में पहले आ जाए, उसे आप पैसिव वॉइस बनाना। और यहां पर क्या करोगे? यू आर टाट कर दोगे। क्या कर दोगे? यू आर टाट करोगे। अब याद रखना कि आप सोच रहे होगे कि सर यहां पर बाई तो नहीं आया। डोंट ट्राई टू चेक बाई माय डियर स्टूडेंट इन हिंदी सेंटेंस। हिंदी में आप बाई का प्रयोग मत सोचना कि बाई नहीं प्रयोग किया गया, ये कोशिश मत करना चेक करने का। आप सिर्फ सेंटेंस में भीतरी देखने का प्रयास करना। क्या करना? भीतरी का प्रयोग करना। तो आई होप दैट इस तरह के सेंटेंस अगर कहीं दिख जाते हैं तो आप उसे सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस कहना। अगर इस तरह का सेंटेंस कहीं वर्ड कहीं दिखते हैं तो वह सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में होगा। अगर इस प्रकार का कहीं को शब्द दिखते हैं तो आप उसे एक्टिव वॉइस कहना। तो आई होप दैट आपको दोनों में, हिंदी और इंग्लिश में अंतर समझ में आ गया होगा कि हिंदी में कौन एक्टिव वॉइस है और कौन पैसिव वॉइस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सिंपल प्रेजेंट के साथ।